कौन सा ये माइंड ऑफ स्टेट होता है कि इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है? देखिए, अक्सर लोग नशा जो है वो तभी स्टार्ट करते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में कोई नुकसान झेलते हैं या कोई परेशानी झेलते हैं। तो उनको लगता है ये इजी वे आउट है कि बस चलो थोड़ा सा नशा किया भूल जाएंगे। अच्छा, नशा छुड़वाना कितना मुश्किल है? बच्चों से छोटेपन से ही इस बारे में बात करना कि देखो इस तरह की चीज़ें भी या इस तरह की बुराइयां भी हमारे समाज में हैं। सिरप एक आता था कोरेक्स करके जो बैन कर दिया गया। अभी भी काफी सारे कप सिरप हैं जिसमें कहा जाता है अल्कोहल की थोड़ी मात्रा होती है। तो अल्कोहल की वजह से नहीं, वो कोडीन की वजह से बैन किया गया था। कोडीन जो है वो ओपियोइड डेरिवेटेड है और वो अफीम से बनता है। मैक्सिमम और मिनिमम कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को नशे से बाहर आने के लिए? नशे की याद पूरी तरह मिटाने में 1 साल का समय लगता है, आखिरी नशे से। अच्छा, लोग कहते हैं कि नशे से जो है भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको भगवान मिल सकते हैं। भाई, भांग और जो कैनबिस वगैरह है इनका एक कामिंग इफेक्ट होता है ब्रेन पे। जब ट्रांस में जाता है ना तो उसको दुनिया बड़ी चमकदार दिखाई देती है। फोर्ड ट्रैक्टर, मेसी ट्रैक्टर, टीचू, चटनी, बटन, बुधिया की घुट्टी, माल। नाना कंफ्यूज मत होइए, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये शब्द बताकर आपको थोड़ा सा सावधान कर रही हूँ। अगर आप ये शब्द कहीं सुनते हैं तो अपने कान खड़े कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई अपना इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो समझ जाइए कि वो नशे की दुनिया में कदम रख चुका है, जहां से निकलना नामुमकिन तो नहीं है पर मुश्किल बहुत है। नमस्कार, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। और आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी जहर के हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जी, जो ड्रग डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं और रोजाना तमाम ऐसे मरीजों से मिलते हैं और इस बुरी लत से उनको निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बिना देर के आपको मिलवाते हैं डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ही सवाल से कि नशे को आप कैसे समझाएंगे, कैसे परिभाषित करेंगे नशे को? देखिए, नशा शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जी। और नशे में एक ऐसा शब्द है कि इसको मतलब 2 मिनट में समझा पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि जब इंसान किसी चीज़ के आगे हार जाए जी। तो उसे नशा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यसन का हो, धूम्रपान का हो, स्मैक का हो, गांजे का हो या मोहब्बत का हो। तो नशा वही होता है जब वो इंसान उस चीज़ के आगे हार जाता है तो उसको नशा कहते हैं। जैसे अभी आपने कहा मोहब्बत का नशा, ठीक है, तो शाहरुख खान की एक डर मूवी आई थी, तो उसको प्यार का नशा था शाहरुख को, तो क्या इस नशे का भी डी एडिक्शन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? जो जो लोग दिल तोड़वा के आते हैं जी। उनको ठीक करने का हमारा काम है। अच्छा। अच्छा, आपने हॉस्टल लाइफ तो जी होगी जी। पढ़ाई के दौरान, तो हॉस्टल में तो ये सारी चीजें जो है नशे से रिलेटेड आसानी से मिल जाती हैं, तो कभी शौकिया तौर पे आपने फूफू किया हुआ है? नहीं, मैंने मेरा कुछ समय था जिसमें मैं सिगरेट पीता था। जी। बट वो कुछ ही समय था। जी। फिर जब पता चला कि नहीं ये गलत है और सेहत पे असर आ रहा है तो फिर बंद कर दिया। ओके। तो सिगरेट की भी लत लग जाती है लोगों को। बिल्कुल लग जाती है। अच्छा, कौन सा ये माइंड ऑफ स्टेट होता है कि इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है? इस चीज को कैसे समझेंगे? वो क्या स्टेटस रहता होगा माइंड का? देखिए, अक्सर लोग नशा जो है वो तभी स्टार्ट करते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में कोई नुकसान झेलते हैं या कोई परेशानी झेलते हैं। तो उनको लगता है ये इजी वे आउट है कि बस चलो थोड़ा सा नशा किया भूल जाएंगे, है ना। या दोस्त यार समझा देते हैं। कॉलेजों में अक्सर ये होता है कि मान लो किसी लड़की को पसंद करते हैं, उसने जवाब नहीं दिया, टेंशन हो गई, या वो किसी और लड़के से बात करने लगी, टेंशन हो गई। तो बस दोस्तों ने कहा अरे यार, तो एक एक पैग मार लो सब भूल जाओगे। वो एक पैग कब 2 पैग कब 4 पैग और कब पूरी बोतल हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस तरह ये बढ़ता चला जाता है। और इंसान को सबसे ज़रूरी है कि ये समझना कि जो तकलीफ़ आई है या परेशानी आई है ये थोड़े समय की भी तो हो सकती है। आज वो बात नहीं कर रही, हो सकता है कल बात कर ले। लेकिन वो
क्षण भर के लिए भी एंजाइटी, स्ट्रेस झेल नहीं पाता। उसको लगता है नहीं बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म, अब तो बस बचा है कि बोतल ले लो, देवदास बन जाओ जी। और तभी सही है। तो ज़्यादातर मामले आपके पास ऐसे ही आते हैं क्या? मतलब ज़्यादातर तो ऐसे ही आते हैं। तो इसमें लड़कियाँ भी शामिल होती हैं कि सिर्फ़ बिल्कुल, लड़के? बिल्कुल। बराबर के उससे। आजकल तो बड़ा ये ट्रेंडिंग में है कि जॉइंट रोल करना, है ना? लोग वीड मारते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है, मैं फैक्ट्स तो नहीं जानता लेकिन ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले 70 से 80% बच्चे या बड़े सब गांजा पी रहे हैं। इतना इजीली अवेलेबल है। आपको पता है लखनऊ में एक कंपनी है गोगो करके, और वो अब बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर कंपनी हो गई है। सिर्फ वो प्री रोल्ड सिगरेट्स बना के आपको देते हैं, आपको बस फिल करना है और पी लेना है। तो क्या सरकार और पुलिस प्रशासन जो इससे अनजान है पूरी तरीके से? अब ये, ये सवाल थोड़ा मतलब पेचीदा है। मतलब एज अ डॉक्टर तो मैं, नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबको सब पता है, जी। लेकिन सब इस चीज़ के आगे लाचार है। क्योंकि भाई हो सकता है उनमें उनके जानने वाले भी हों। आजकल हर दूसरे आदमी का तो एक कनेक्शन होता है जी। पॉलिटिकल। तो किस किस को पकड़ें और किस किस को रोकें, वो तो ये होता है। मैं जैसे न्यूज़ वगैरह में देखता हूँ कि एक बड़ी खेप कहीं पकड़ी या टिप ऑफ मिल गया तो पकड़ी जाती है। या कोई, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ एक ज़िले की ड्रग इंस्पेक्टर आई थी, जी। तो वो बड़ी परेशान थी कि मुझे मतलब वहाँ काम नहीं करने देते लोग, क्योंकि मैं कुछ पकड़ लेती हूँ तो मंत्री जी का फ़ोन आ जाता अच्छा। है ना? या वो जो जिनका पकड़ा माल, वो धमकी देने लगते हैं कि हम मंत्री जी से खिलवा देंगे। तो मतलब ये जो मन में डर है ना लोगों के, वो सही काम करने भी नहीं देता। तो कैसे भारत एक विकासशील देश कहा जा रहा है, तो ये विकसित देश कैसे बन पाएगा ऐसे यूथ के साथ? देखिए, यूथ कई तरीके का है। जी। हमारा देश बहुत विशाल है और यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। विकसित मतलब आगे बढ़ने वाले भी लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले भी हैं, जी। और नशा करके पीछे पिछड़ी सोच रखने वाले भी लोग हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश विकसित नहीं करेगा, ज़रूर विकसित करेगा और कर भी रहा है। जी। लेकिन उन कंधों के बदौलत कर रहा है जो सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, हुँ। है ना? और ऐसे कंधे कई हैं। मैं तो आजकल देखता हूँ कि लोग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों या छोटे मोटे जो एसएमईज हैं, वो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और फिर उनको ऐड रन करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जी। आप देखिए वो वड़ा पाव गर्ल है हमारी, जी। है ना? वड़ा पाव बेच के कोई बिलियनियर कम बन गया तो क्या बुराई है? क्या बताइए, बिल्कुल। अच्छा, नशा छुड़वाना कितना मुश्किल है? क्योंकि जैसे गाँव में हम देखते हैं कि हमारे जो दादा-दादी थे, पता चला कि नशे की चपेट में है लड़का, लाओ लाठी, लाओ जूता, ठीक है? तो कितना, क्या नशा छुड़वाने के लिए स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है या उसको समझा के या दवाइयों के सहारे नशा छुड़वाया जा सकता है? देखिए दोनों ही बातें हैं। स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है पहले बच्चों से छोटेपन से ही इस बारे में बात करना बात करना। जी। कि देखो इस तरह की चीज़ें भी या इस तरह की बुराइयां भी हमारे समाज में हैं, और अगर हम इन पे, तुम इनको अभी जानोगे नहीं तो आगे चल के तुम इनमें फंसोगे, बिल्कुल। है ना? मैं अपने जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि भाई फलाने मरीज़ का ये ख़राब हो गया, है ना? मेरे पास ऐसे भी मरीज़ आए हैं, जैसे कई बार रेव पार्टीज़ में कोई लड़के लड़की गए, उन्होंने एक दो बार कोई नशा किया वहाँ पे कोकेन वगैरह का, और वो साइकोटिक हो गए, पागल हो गए एकदम, क्योंकि वो नशा उनके लिए बना ही नहीं था। और वो उन्होंने एक बार में पहली बार किया और वो उनको इस तरह के लक्षण आने लगे। तो ये एक्सपीरियंसेस मैं उनको बताता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई तुम इन एक्सपीरियंसेस से थोड़ा डरो, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं कब तुम्हारे साथ ये हो जाए। जब भी तुम सिगरेट उठाओ या कोई भी नशा उठाओ, तो बस मेरी बातों को याद ज़रूर रखना कि जी। डॉक्टर साहब ने ऐसी चीज़ आपको समझाई थी, और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता जी। है ना? किडनी ट्रांसप्लांट कराने के आपके पास पैसे हैं, आजकल किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट
10-10, 20-20 लाख रुपए का होता जी है ना? लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता आज के टाइम पे। सब ईएमआई पे चल रहे हैं, जी बिल्कुल। है ना? तो इतना पैसा आप कहाँ से लाओगे एकमुश्त? जब आपकी किडनी खराब हो जाएगी, तब आपका घर बिकेगा, ज़मीनें बिकेंगी, ज़ेवरात बिकेंगे। फिर आप कहोगे नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहते हैं पैसा लूट लिया। ऐसा नहीं है। आपको आज मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन डॉक्टर आपको समझा रहा है कि ये करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे, तब तो आप समझ नहीं रहे। फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि आप किसी डॉक्टर को कुछ कहें कि उसने पैसा लूट लिया। अच्छा आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा केस रहा हो जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं और एक मतलब एक चुनौती बन के आपके सामने खड़ा था? चुनौती तो नहीं, लेकिन एक केस था। एक ज्वेलर थे पूर्वांचल साइड के। मेरे ख्याल है मिडिल एजेड मैन होंगे, 50-55 साल के। वो क्रॉनिक अल्कोहलिक थे और उनका बहुत अच्छा परिवार था, मतलब सब वेल टू डू लोग, बहुत अच्छे माने जाने ज्वेलर्स थे वहाँ के। और वो बस अपनी अल्कोहल की आदत छोड़ नहीं पा रहे थे। वो एक टाइम आया जब उनको मतलब क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गया, पेट में पानी भरने लगा, किडनी जवाब दे गई। और मतलब वो समझ लीजिए कि दर्दनाक मौत मरे। वो हमारे यहाँ भी करीबन 15-20 दिन रहे, ठीक होने हो रहे थे, लेकिन अचानक जो है एक दिन उनको लकवा मारा। जैसे ही उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, वो डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। तो वो चीज़ घटना मुझे आज तक याद रहती है, क्योंकि वो शायद मेरे जब से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मरीज़ों का, वो पहला मरीज़ था जो मरा। और बट उस परिवार को मैं जब भी देखता हूँ, याद करता हूँ, तो बस अ, आवाज़ भर आती है कि वो इतना भरा हुआ परिवार ख़त्म हो गया एक बार में, जी बिल्कुल। और सिर्फ़ एक बुरी आदत के चक्कर कहीं न कहीं मतलब इस नशे के चक्कर में पूरा परिवार सफ़र में। सब करता है। बिल्कुल करता है। जी, बिल्कुल। अच्छा नशा जो है वो किस-किस तरीके का हो सकता है? क्योंकि जैसे आयोडेक्स है, ठीक है, विक्स है, देखा गया है कि लोग इसको नशे के चक्कर में ब्रेड पर लगाकर खाते हैं। तो मतलब किस हद तक ये जा सकता आयोडेक्स है? और विक्स तो बहुत कम, मतलब ये बहुत रेयर उसमें आता है। जी, बट इससे कुछ मरीज़ कहते हैं कि कामिंग इफ़ेक्ट होता है। ओके। नशा तो आप ऐसे भी होते हैं, जैसे कई बार हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, अगर उनको तंबाकू ना दो हुँ, तो कॉटन में मिर्च रख के हुँ। और उसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल के अपने ज़बान के नीचे रख लेते हैं, उनको एकदम तंबाकू जैसा फ़ील आता है। मतलब तरीके ढूँढते हैं लोग। तरीके ढूँढते हैं। फिर गांजा है, भांग है, चरस है, स्मैक है, कोकेन है, इन्हेलर हैं, वो जो व्हाइटनर नहीं होता है जो बच्चे इरेज करते हैं, जी। उसका थिनर जो होता है उसको तक सूंघते हैं बच्चे स्कूल के। तो कई तरह के नशे हैं, और लोग एक बंद करिए दूसरा आजाद कर लेते हैं। हुँ, अपना-अपना तरीका अपना अपना ढूँढते हैं। तरीका ढूंढ लेते अच्छा तो कैसे रिहैब सेंटर में आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं? अगर इतना दिमाग चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग वो वहाँ भी चलाते ही होंगे? हैं। बिल्कुल। हाँ। जो मैंने आपको ये इतना कॉटन वाली चीज़ बताई, ये हमने अपने मरीजों को देखा कि वो ऐसा करते हैं, तो हमें ये पता चला। और हमारे यहाँ बेसिकली क्या है कि हम एडवांस मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं। और जनरली रिहैब सेंटर्स और हॉस्पिटल में एक थोड़ा डिफरेंस है। जी। तो रिहैब सेंटर क्या होता है कि बंद कर लेते हैं मरीज़ को, 6 महीने के लिए बंद कर दिया। हुँ, वो तड़प रहा है, वो वहीं पे झाड़ू पोछा लगा रहा है, बर्तन साफ कर रहा है ना? और एक समझ लीजिए कि वो मिनी जेल है हुँ, उनके लिए रिहैब सेंटर में। हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप नशे को अगर बीमारी की तरह समझें, तो आप उनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे कि मान लो नशा छोड़ते ही नींद में कमी है, भूख में कमी है ना? या फिर उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है, विथड्रॉल सिम्पटम्स हो रहे हैं, सर दर्द होना, याददाश्त खो जाना, गफलत में आ जाना। तो इन सब का ट्रीटमेंट अगर आप करें तो नशा छोड़ना सबसे आसान है। कहा जाता है कोकेन का नशा अगर कोई कर लेता है तो वो ज़िंदगी में कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं इस दावे को बिल्कुल गलत कह सकता हूँ। मैंने कई मरीज़ों की कोकेन पहली बार में भी छुड़वाई है, बस अगर वो ट्रीटमेंट ठीक से फ़ॉलो करें तो। ठीक है? क्योंकि आजकल दवाएँ इतनी अच्छी आ गई हैं, आपको तकलीफ़ होगी ही नहीं।
अच्छे-अच्छे फ़िल्म स्टार्स हैं, कलाकार हैं जो नशे की लत में डूबे हैं और उससे निकले भी हैं। जी। ट्रीटमेंट की बदौलत ही तो निकले। अच्छा, कहीं न कहीं ट्रीटमेंट के साथ-साथ विल पावर की भी ज़रूरत जी, पड़ती है? बिल्कुल। हुँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम्हारे पास कम से कम 10% होना चाहिए मन में कि मुझे छोड़ना है और मैं गलत कर रहा हूँ, तो तुम बिल्कुल छोड़ दोगे। और अगर तुम ये सोच लो कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं मतलब कुछ गलत काम नहीं कर रहा, तो कभी नहीं छोड़ोगे। तो विल पावर बहुत ज़रूरी है और विल पावर समय के साथ बन जाती है। जैसे आप पहले दिन नशा छोड़ें तो धीरे धीरे आप छोड़ने आपको लगता है अरे वाह चलो एक दिन मैंने किया ना, अब ऐसे मैं कई दिन कई करूँगी। दिन कर लूँगी। तो हमारे देश में तो नहीं होता, लेकिन विदेशों में एए होता है, अल्कोहलिक एनोनिमस करके एक होता है। वो लोग क्या करते हैं, टैग्स देते हैं और पॉइंट्स देते हैं कि कौन 100 दिन तक छोड़ेगा तो उसको फलाने पॉइंट्स मिलेंगे, ओके। 200 दिन तक अगर ड्रग फ्री रहेगा तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो उसको कैश कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो हमारे देश में भी इस तरह हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो छोड़ना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे देश में? मतलब ये पॉलिसी अगर एक हॉस्पिटल से ही प्राइवेटली हम अगर शुरू करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे देश में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। नशा जो है वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, हर चौराहे पे हर मोड़ पे मिल जाता है। बाकी देशों में वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि वहाँ पे सख्ती ज़्यादा है, पुलिस की या प्रशासन की निगरानी ज़्यादा रहती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब आपको बिल्कुल ऐसे डार्क वेब या ऐसे जाके जगहों पे जाके ही वो मिलेगी। हमारे यहाँ क्या है, आप पान वाले से कहिए 4 बार वहाँ जाइए और बोलिए कि साहब वो गांजा चाहिए मुझे, 5वीं बार में वो ला के आपको दे देगा। एक कहानी सुनाता हूँ, एक बार हमारे एक मरीज़ आया, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे विस्तृत तौर पे तलाशी होती है जैसे एयरपोर्ट पे होती है। अच्छा। तो तलाशी हो गई, फिर वो बोला कि मैं आखिरी सिगरेट पीना चाहता हूँ और 5 मिनट ले जाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है चले जाओ भाई। 5 मिनट में वो फिर आ गया। अच्छा, हमारे यहाँ अगर बाहर गए हो तो फिर तलाशी होगी, उसको ये नहीं पता। वो 5 मिनट में मुझे लगता है 100 ग्राम गांजा ले आया होगा। 5 मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। और वो कहीं बाहर से आया था, प्रतापगढ़ वगैरह से मरीज आया था। सोचिए, उसको ये उसको कैसे पता चला होगा या उसने क्या बात की होगी कि 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल के पास से वो गांजा खरीद लाया। तो इतना इजीली एक्सेसिबल है। अभी जो आपने नशे की दवाइयों की बात करी, तो क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? जी, साइड इफ़ेक्ट हर दवा के होते हैं, जी। लेकिन साइड इफ़ेक्ट तब होते हैं जब आप बिना डॉक्टर की सलाह से खाते हैं। अगर आप खुद से दवा लेना शुरू कर दें कि जाएँ और आपको बीमारी कुछ और है और आप कुछ और दवा ले लें तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। जब डॉक्टर दवा देता है तो आपको देख के सोच समझ के देता है कि अगर इतने साइड इफ़ेक्ट होंगे तो मैं एक मेडिसिन ये भी लिख देता हूँ तो ये ठीक रहेगा। जैसे अक्सर लोग अपने पर्चे पे गैस की दवा ज़रूर देते हैं। कईयों को लगता है कि यार वो बताओ गैस की दवा इसलिए दे दी कि उनको अपना बिल बढ़ाना था, लेकिन काफ़ी सारी मेडिसिन से एसिडिटी होती है, वो उनका एक साइड इफ़ेक्ट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वो दवा दी थी। जी। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कई बार हम अपनी बुद्धि लगा के मिस कर जाते हैं, बट अगर हम डॉक्टर के हिसाब से चलें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कोई होगा। साइड इफ़ेक्ट नहीं। अच्छा, क्या वाक़ई एक इंसान अगले इंसान को नशे के लिए मजबूर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। पीयर प्रेशर कहते हैं इसको। हुँ। इसमें क्या होता है कि लोग इस तरह आपको बताएँगे कि यार ये ले लो तो दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, ये कर लो तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना? तो कई बार लोग उस स्टेट में नहीं होते कि वो कुछ और समझ पाएँ, या हम जिस सोसाइटी में बढ़ रहे हैं सब इंडिविजुअलिस्टिक फीलिंग रखते हैं। हर आदमी अकेला है, तो उसको लगता है अरे यार कम से कम मेरे साथ बात तो कर रहा है, मतलब मेरे दुःख भरी बातें तो सुन ले सुन रहा रहा है। है ना? भले ही वो उस मज़े ले रहा हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि चलो मेरी बातें कोई सुन तो रहा है, तो वो उस बहकावे में आ जाता है। अच्छा, इंटरनेट पे बहकावे की आपने बात करी, तो इंटरनेट पे जो है एक कम्युनिटी है, जो वीड के भी बेनिफिट्स बताती है आपको हेल्थ के, ठीक है? क्या कहेंगे इस पे आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, देखिए वीड कई तरीके की होती है। वीड माने कैनबिस, कैनबिस सटाइवा जो प्लांट है,
उसके कई स्ट्रेन्स होते हैं। हुँ, जो यूके में या यूएस में स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, वो उनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो कैंसर वाले पेशेंट्स में या फिर जिनको ग्लोकोमा है, वो वाले पेशेंट्स में दिए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं मेडिकली, ताकि वो कम हो पाए, मतलब आई का प्रेशर कम हो पाए और कैंसर वाले पेशेंट्स को जो इंटेंस पेन होता है वो ना महसूस हो। तो वहाँ पे वो स्ट्रेन अवेलेबल है और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है। हुँ, जो हमारे यहाँ स्ट्रेन अवेलेबल है वो जंगली स्ट्रेन है। हुँ, और आपने एक पता नहीं टर्म सुना है कि नहीं, चिपड़ा। चिपड़ा। चिपड़ा वाला जो गांजा होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, अफीम भी डाल देते हैं, कुछ नींद की गोलियां भी डाल देते हैं और दो चार एडल्ट्रेशन डाल के उस लिक्विड में उसको फिर सुखा देते हैं और फिर आपको वो बांध के दे देंगे। तो वो एडल्ट्रेटेड गांजा मिलता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे तो हैं, लेकिन उसको किस तरह आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, किस ट्रेन की यूज़ कर रहे हो, कौन सी वैरायटी, वो मैटर करती है। तो बिल्कुल। वो लोग क्या करते हैं, वो दिखाएंगे कि देखो ये वीट के फलाने फलाने फ़ायदे हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें पेन किलर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोग वीट पीते हैं उनको कैंसर नहीं होता, ऐसे भी लोग कहते हैं। लेकिन वो आप पर्टिकुलर स्ट्रेन लीजिए तब, वो आपको यहाँ नहीं मिल सकती। जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि नशे से जो है भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको भगवान मिल सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि शिव जी के प्रसाद के रूप में लोग भांग खा लेते हैं, ठंडाई पी लेते हैं भांग वाली। वो इसलिए कि अ, भाई भांग और जो कैनबिस वगैरह है, इनका एक कामिंग इफेक्ट होता है ब्रेन पे। वो हमारे ब्रेन को नम कर देता है। अच्छा, नम जब हो जाता है तो इंसान एक खाए में या कहें ट्रांस में चला जाता है। जब ट्रांस में जाता है ना, तो उसको दुनिया बड़ी चमकदार दिखाई देती है। जब चमकदार दिखाई दे तो उसकी जो नीरसता थी ना जीवन में कि सब खत्म है, हुँ, तो एकदम खुश। हुँ, तो लगता है शिव जी मिल गए, हुँ। है ना, सब ब्राइटनेस आ गई। तो वो इसको कहते हैं कि वो भांग पी के मस्त हो गए। लेकिन कहीं भांग पी के लोग पागल भी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मतलब जिन लोगों को मानसिक बीमारी है, हुँ, मैं तो उनसे ये कहता हूँ, भांग तो आप बिल्कुल सूंघिए भी नहीं, देखिए भी नहीं उस तरफ। 110% आप बीमार पड़ेंगे, 110%। तो हर किसी के लिए हर नशा है ही नहीं। आपको, ठीक है, आपने ज़िंदगी में ट्राई किया, लेकिन बस उसको ट्राई तक ही रहने दें, उसके आगे ना बढ़ें। जी। अच्छा, आपने अपने करियर में सबसे वियर्ड जो आपको सुनने में नशा लगा हो कि इस नशे की लत है इसको, जो वो आपने क्या है? सवाल पूछा ब्रेड पे आइडेक्स लगा के, अच्छा। मुझे तो आइडेक्स की स्मेल से घबराहट हो जाए। हुँ, मतलब कोई कैसे खा सकता है? जी। अच्छा, हमारे देश में जो है ये शराब, तंबाकू सब खुलेआम बिक रहा है, देश को खोखला कर रहा है। राज्य सरकारों को इस पे क्या एक्शन उठाना चाहिए कि थोड़ा-सा तो कंट्रोल हो? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को सबसे पहले स्कूल के करिकुलम में सेक्स एजुकेशन के साथ नशे की भी एजुकेशन देनी चाहिए, जी। क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है ही नहीं। हुँ, और जब नहीं, कोई चीज़ नहीं होती ना, तो लोग सुनी सुनाई बातों पे काम करते हैं, बहकावे में भी आ जाते हैं। बहकावे में भी आ जाते हैं। इसीलिए मतलब इतने सारे केसेस होते हैं। तो ये दो चीज़ अगर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ऐड ऑन हो जाए, तो मुझे लगता है हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अच्छा, ये सिरप एक आता था कोरेक्स करके जो बैन कर दिया गया। अभी भी काफ़ी सारे कफ सिरप हैं जिसमें कहा जाता है अल्कोहल की थोड़ी मात्रा होती है। तो क्या कारण था कि वो सिरप बैन हो गया और बाकी जो है कफ सिरप अभी भी हैं? वो अल्कोहल की वजह से नहीं, वो कोडीन की वजह से बैन किया गया था। ओके। कोडीन जो है वो ओपियोइड डेरिवेटेड है और वो अफीम से बनता है। अच्छा। तो उसका इफ़ेक्ट, जो जो लोग अफ़ीम नहीं ले पाते हैं, नहीं मिलता है, तो वो कोरेक्स सिरप को पीते हैं, क्योंकि उसमें कोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कोरेक्स कंपनी थी, उसने कोडीन सिरप बनाया था, वो उसमें ये बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उसको बैन किया। अभी भी मिलता है। और इसमें मिर्गी आना, हाथ पैरों में दर्द होना, लिवर ख़राब हो जाना, ये बहुत कॉमन है। अच्छा, जैसे आपके हॉस्पिटल में कोई लेके आया अपने भाई को, बहन को, पिता को, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम पहले तो उन्हें, मतलब पहले जब वो आता है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं कि उसकी सिवियरिटी क्या है।
अगर हमें लगता है कि ये मतलब नहीं छोड़ सकता, तब हम उनसे कहते हैं कि आप इनको एडमिट करिए। अब हम इनकी काउंसलिंग और थेरेपीज़ वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जी। और एडमिट करने से ये होगा कि उसका नशे से तुरंत स्टॉप लग जाएगा हाँ। उसी समय। कल किसी का नहीं आता, तो ये कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे, वो कभी नहीं हो पाता। तो हम कहते हैं कि आप एडमिट कर दो। जिन लोगों का ये लगता है, जैसे कई बार कई लोग ऐसे होते हैं खुद चल के आते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत हो गई है और बहुत ज़्यादा लेने लगा हूँ, और वो समझ में आ जाता है कि कौन खुद से चाह रहा है कि हाँ, छोड़ हाँ। दें। तो उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम दवा ले लो और घर पे अपने आप को बंद कर लो, कहीं मत निकलना 1 महीना, और सिर्फ दवा खाना। कोई दिक्कत लगे तो फ़ोन कर लेना या आ जाना। तो हम इस तरह से फिर आगे स्टेप्स चालू करते हैं। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में महिलाओं के और पुरुषों की क्या रेशियो रहता है नशे के मामले में? महिलाओं में मुझे लगता है कि थोड़े कम रहते हैं नशे के मामले में, और पुरुष ज़्यादा हैं। अच्छा, 10:1 मान के चलिए। इतना मतलब डिफरेंस है। हाँ। अच्छा, ये लखनऊ में ही आपको देखने को मिलता है या बाहर भी यही रेशियो रहता है देश की अगर हम बात करें? सब जगह ऐसे ही रहता है। अच्छा, क्या नशा मुक्ति केंद्र या हॉस्पिटल से निकल के दोबारा नशे के चक्कर में कोई पेशेंट पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। अगर उसके दोस्त यार वही मिल जाएं, वही कंपनी, वही माहौल फिर से मिल जाए, तो बिल्कुल पड़ सकता है। और बट उसमें ये होता है कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपको जो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के वक्त मेडिसिन दे रहे हैं, आप वो खा के ही अपने दोस्तों से मिलने जाएं। क्योंकि अगर आप वो ऐसा करके जाते हैं तो आपको इच्छा ही नहीं होगी पीने की, या आप पियोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, आपको असर ही नहीं करेगा नशा। तो हम उनसे अक्सर ये कहते हैं कि आप दवा खा के ही जाइए। ये जो आपने दवा की बात करी कि असर ही नहीं करेगा, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि कैसी दवाएं होती हैं ये? मतलब अगर हम लेते हैं तो क्या बॉडी में क्या बदलाव देखते जैसे हैं? नेल्ट्रेक्सोन करके एक दवा आती है, वो क्या करती है कि जो हमारे बॉडी में ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं, है ना, उन पे जाके वो बैठ जाती है। तो जब जैसे मान लीजिए एक सभा है, उसमें 100 सीटें हैं, और 100 सीटों पे अगर हम किसी और लोगों को बैठा दें तो बाहरी लोग नहीं आके बैठ सकते उस पे, क्योंकि भर गया वो। तो जब नशा करता है तो वो वहाँ पे जाके रिसेप्टर पे एक्ट ही नहीं कर सकता। तो नशा तो होगा लेकिन चढ़ेगा नहीं, मतलब हाई नहीं आएगा। लगेगा पता नहीं क्यों कर लिया, उलझन होने लगेगी। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को नशे से बाहर आने के लिए? नशे की याद पूरी तरह मिटाने में 1 साल का समय लगता है, आखिरी नशे से। अच्छा। अगर आपने आज नशा छोड़ दिया तो आज ही के दिन अगले साल आप अपने आप को नशा मुक्त कह सकते हैं। जो नशा करने वाले इंसान होते हैं, ठीक है, उनके परिवार पर भी असर पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आखिर में बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि उन इंसानों को आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपने जब परिवार बसाया था तो आपने कुछ वादे किए थे, है ना? क्या आप उन वादों पे खरा उतर रहे हैं? तो अगर आप वो वादों पे खरा नहीं उतर रहे तो आप कहीं तो आपकी जवाबदेही बनेगी, है ना? यहाँ धरती पे नहीं बनेगी तो कहीं और बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर, है ना? तो आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि आपके नशे से आपका परिवार इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी आपका नशा करना। और उनको हमेशा बाद में भी ये लगता है, क्योंकि बच्चे आज तक कई बार ऐसे बच्चे आते हैं, कहते हैं माय पेरेंट्स हैड ए स्ट्रेंज रिलेशनशिप विद ईच अदर, है ना, या विद मी दे यूज्ड टू हैव ड्रग्स एंड दे यूज्ड टू फाइट ऑल डे लॉन्ग, है ना, हम लोग अकेले ही घर अपने पड़े रहते थे अलग अलग, तो डिप्रेशन में चले गए ये। तो वो कहीं ना कहीं आज अगर इफेक्ट नहीं कर रहा ना, तो लॉन्ग रन में वो इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा बच्चों पे या परिवार पे, क्योंकि मन से आदमी हट जाता है। जो नशा करता है ना, बिल्कुल। वो परिवार वालों के मन से उतर जाता है, और फिर मरते दम तक वो चिल्लाता रहता है और तड़पता रहता है, लेकिन सब ये कहते हैं इनको मना तो किया था हमने, समझाया तो था। समझाया तो था। बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप अगर नशा कर भी रहे हैं तो आप उसकी एक आंच भी ना आने दें अपने परिवार पे। तो वक्त रहते आप संभल जाएं। समझ जाए। जी।
बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम अगले और टॉपिक्स हैं जो हमारे पास जो आज बच गए उसको जल्द ही कवर करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। देखिए, एक बात तो मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि नशा सिर्फ़ आपकी लाइफ़ पर नहीं बल्कि आपसे जुड़े हर उस इंसान पर असर डालता है जो आपसे बेहद प्यार करता है। वो लगातार आपको अपने आप से दूर होता हुआ देखता है पर कुछ नहीं कर सकता, सिवाय आपको समझाने के। तो बेहतर यही होगा कि अभी वक़्त है, रुक जाइए, सँभल जाइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।